हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त देश में इलेक्शन की तैयारी का माहौल है। इलेक्शन की तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। एक तरफ वो जो अपोजिशन के इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो एक साथ मिलकर के बैठने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो हैं जो नफरत फैलाने का इंतजाम कर रहे हैं ताकि किसी तरह से हिंदू वोट पोलराइज हो सके। इससे उनको इसके लिए मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, जिसके खिलाफ भी हंगामे करने हो, उसकी कीमत पर वो उन्हें वोट चाहिए। ये सूरत हाल मणिपुर, नूह और कई और वाकयात से बिल्कुल सीधी सीधी सामने है। आज हम देश में होने वाले इन वाकयात पर अपने खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब से बात कर रहे हैं, जो पहले ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक लंबे अरसे से पत्रकारिता, सामाजिक जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सब निभा रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड मुख्तलिफ कम्युनिटीज के साथ आपका राब्ता रहता है। और पिछले दिनों वो मणिपुर का सफर भी करके आए हैं, वहां के हालात नजदीक से देख करके आए हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि अभी नई दिल्ली में जो एक लोगों को मिलाने की बात करने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए थे, आप और आपके कुछ साथी, उनको पुलिस ने आकर के रोक दिया कि आप मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, लोगों की बात नहीं करेंगे। आखिर क्या था, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं, फिर हम बात करेंगे आगे जो और वाकयात हैं। पाकिस्तान का भी वाकया है, वो भी बहुत दिलचस्प है, आखिर तक आप लोग जरूर देखें। जॉन दयाल साहब। मेरे सिर्फ कुछ साथी नहीं, 70 संस्थाओं और 700 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और स्पेशलिस्ट का एक मिला जुला समूह था। 3 दिन का हम लोग एक बैठक कर रहे थे सीपीएम का जो बिल्डिंग है सुजीत भवन, उसके कंपाउंड में। क्योंकि आजकल आप जानते हैं दिल्ली में ऐसी चीजों को करने के लिए कोई अपनी बिल्डिंग, अपना हॉल, अपना कमरा देने को तैयार नहीं है, चाहे वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हो या विमेंस प्रेस क्लब हो या कोई भी, तो जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। सुजीत भवन में 3 दिन का एक था। ये G20 जिसकी सदारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद पहले दुनिया में पहले आदमी है जिन्होंने G20 की सदारत की है, और जिसपे अरब नहीं खरबों रुपया शायद खर्च हो गया पूरे हिंदुस्तान के ब्यूटिफिकेशन में, ताकि जो बाहर से लोग आएंगे उनको एक चमकता हुआ हिंदुस्तान दिखाई दे। उसकी मुखालफत में हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे। वो है G20, 20 देशों की जो अमीर वेल टू डू देश हैं। हम कर रहे थे V20, उन्हीं देशों की गरीब लोगों की, उन्हीं देशों की महिलाओं की, दलितों की, ट्राइबल्स की, काले लोगों की, जो मजदूर लोग हैं, उनकी बात उठाना मांगते थे। तो पहला दिन तो ठीक चला गया। हर्षमंदर बोले, बहुत सारे और तीसरा सितरवाद बोली, इकोनॉमिस्ट बोले, जयति घोष बोली, समुद्री लोगों के जो कोस्ट पे रहते हैं, बोटमैन, फिशरमैन, उनके नुमाइंदे बोले, जो खोमा खुर्चा लगाते हैं सड़कों पे, उनके लोग बोले, और वो किसान बोले, वो मजदूर बोले, वो झुकी झोपड़ी लोग बोले, जिनके घर और जिनकी नौकरियां रौंद दी गई थी बुलडोजर्स में ताकि शहर ब्यूटिफाई हो सके G20 के लिए। जब पहले दिन इतना सफल रहा तो हम सोचे थे दूसरे दिन और भी सफल होगा, और भी बड़े लोग आ रहे थे, जयराम रमेश आ रहे थे, और भी लोग आ रहे थे। मगर देखा कि सुबह पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अंदर इतने लोग थे, उसमें 3 लोग थे। एक था जो व्हीलचेयर पे चलता है, 2 लोग थे जिनमें से एक मैं भी हूँ, जो लकड़ी लेके चलते हैं क्योंकि हिप टूट गया था। हम लोगों को जो अंदर थे उनको अंदर बंद कर दिया, और जो बाहर थे उनको अंदर नहीं जाने देते। कहते सरकार ने इस महफिल पर रोक लगा दी है, और देर रात गए उन्होंने कागज लाकर थमाया कि आप इसको फौरन बंद कीजिए। मगर पुलिस बाहर दरवाजे पे लकड़ियां खटखटा रही थी, और हम लोग अंदर अपने जो मीटिंग थी उससे चालू रहे। उसमें कल्चर प्रोग्राम भी थे, उसमें और भी चीजें थी।
उसमें किसी को कोई डर की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उत्साह एक तरीके से और बढ़ गया। मगर शाम को फिर एक हम लोगों ने डिक्लेरेशन पास किया कि G20 हो या कोई भी संगत हो अमीर देशों की, उनको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो गरीब लोगों की शिरकत के बिना हो, जिसमें गरीब लोगों के खून पे उनकी लाशों के ऊपर कुछ बनाया गया हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो जनता को साथ लेके नहीं चल रही है वो बेकार है एक तरीके से, क्योंकि फिर तो सिर्फ वो अमीरों की हो जाती है। वो 4 पेज का लंबा डिक्लेरेशन पास हुआ और तीसरे दिन डिक्लेरेशन के साथ फिर हमको महफिल खत्म करनी पड़ी। मगर ये बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली जैसे शहर में आप एक महफिल नहीं कर सकते, एक अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, मुंह पर ताले लगवा दिए गए हैं। कोई गैदरिंग नहीं हो सकती है। गरीब बोलेगा तो कहां बोलेगा? पार्लियामेंट में आप चलने नहीं देते हैं, कौन सुनेगा फिर? तो अभी क्या मतलब किसी तरह का पहले से कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं? पहले तो शुरू में पुलिस को इत्तला दी गई होगी या उनसे परमिशन ली गई होगी, अचानक क्या कुछ हो गया, क्यों? सर ये बंद बिल्डिंग के अंदर हो रहा था, ये किसी पब्लिक जगह नहीं हो रहा था, ये जनता मंच पर नहीं था, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर नहीं था, ये अंदर था मीटिंग, उस बिल्डिंग में जहाँ पे हर रोज मीटिंग होती है। आखिर वो एक पार्टी का दफ्तर है, वहां पे हॉल किराए पे भी मिलते हैं और उनकी अपनी भी चलती रहती है। पड़ोस में ही सड़क के पार भाजपा का दफ्तर है, वहां पे मीटिंग होती रहती है। कांग्रेस का दफ्तर बनने वाला है, आपका दफ्तर है वहां पर। यानी आप ये क्या ये समझा जाए कि किसी भी तरह से जो आम लोगों की बात है, जो आम लोगों की बात की जाएगी, जो रियल इश्यूज पर बात होगी, उसे सरकार बात नहीं होने देगी? क्या आप क्या? मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हो या प्रेस क्लब हो या विमेंस प्रेस क्लब हो या मावलंकर हॉल हो, कोई भी ऐसी जगह पर जहाँ पे सरकार समझती है कि उसके विरोधी कोई बात होगी, उनको इजाजत नहीं दी जाती है। आजकल हॉल किराए पर लेना ऐसा हो गया जिसके वजह से विदेश जाना हो, पुलिस के 4-5 कॉपी देनी पड़ती है, आधार कार्ड देना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं, तब जाके कोई जगह मिलती है। और वहां पे अगर आप कुछ बोलेंगे तो आके वो बंद कर देंगे या आखिरी मौके पर कहेंगे, गांधी पीस फाउंडेशन में आखिरी मौके कहेंगे कि आपके पास है इजाजत, इसको नहीं देंगे हम। अभी कल एक और ऐसी एक महफिल G20 के खिलाफ तो नहीं, मगर उसके मुखातिब एक और मीटिंग हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अब देखना है उसको चलने देते हैं कि नहीं देते। तो ये एक तरह से जो एक आजाद मुल्क का शहरी आजाद महसूस कर सकता है, वो आजादी एक तरह से खत्म होती नजर आ रही है। क्या इस हद तक कहा जा सकता? वो क्या आजादी है जिसपे मुंह पे आपका ताला लगाया हो, जिप लगाई गई हो, टेप लगाई गई हो? वो आजादी का है जहाँ पे आप सिसक नहीं सकते, रो नहीं सकते, हंस नहीं सकते, आवाज नहीं उठा सकते, जिंदाबाद नहीं कह सकते। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अच्छा, इसमें मैं कुछ और चीजों पर जाना चाहता हूं। अभी जो नफरत का माहौल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कभी कभी नूह वाले वाकये में कोई पुलिस एकाध कार्रवाई करती हुई नजर आती है, लेकिन अभी कोई चीज ऐसी नहीं हो रही जिसमें ऐसा लगता हो कि सरकार की कोई नीयत उसे रोकने की हो। अभी कुछ ताजा वाकयात हुए हैं, दिल्ली में भी एक चर्च पर हमला हुआ है, दिल्ली में फिर से नफरत की बात मुसलमानों के खिलाफ भी हो रही है। ये इन वाकयात को आप कैसे देख रहे हैं? ये बड़ा संगीन मामला है, बहुत ही खतरनाक माहौल बना हुआ है और इन तीनों चीजों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। मुंह अभी भी सुलग रहा है, वहां पे अभी ठीक लोगों की धरपकड़ हो रही है, जिन्हें गुनहगार है उनकी नहीं, बल्कि मुसलमानों के। तो आपको एक दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जिन लोगों के ऊपर पुलिस कह रही थी कि इन पर शक है, उनको खुद पुलिस के हवाले कर दिया। मगर जो लोग दूसरी कौम से आए थे, दूसरी महफिल के थे, संघ परिवार के थे, उनके खिलाफ जो धरपकड़ होनी चाहिए वो नहीं हुई। उनके घर नहीं तोड़े गए, उनकी दुकानें नहीं तोड़ी गई। तोड़ा गया तो एक ऐसे आदमी का घर जो वहां पे रहता भी नहीं है, उसकी दुकान जो वहां पे केयरटेकर था जिससे लोगों को बचाया था, फिर भी उसका तोड़ दिया गया। बहुत गरीब लोग जो सड़क के ऊपर करते हैं काम, उनके
हटा दिया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। ये एक बड़ी संगीन बात है। मणिपुर में आप देख रहे हैं सुलग रहा है, असेंबली नहीं बुला पा रहे हैं वो। फौज और बीएसएफ और सीआरपीएफ, 3 केंद्रीय आर्म्ड फोर्सेस स्टेट सरकार पे तोहमत लगा रही है, स्टेट पुलिस पे तोहमत लगा रही है कि उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। उनको जहां पे वो छापा मारना मांगते हैं, जहां पे वो जाना मांगते हैं, वहां पे उनको सड़क के ऊपर उनको रोका जाता है। अब ये जब एक आर्मी कह रही है कि उसको स्टेट फोर्सेस और वहां की पब्लिक उन जगहों पे नहीं जाना दे रही है जहां पे फौज की जरूरत है, तो आप समझ सकते हैं हालात बद से बदतर हो गए हैं। स्टेट असेंबली गवर्नर ने कहा बुलाइए, तब भी नहीं बुला पा रहे हैं ये। तो आज फिर क्या, जो कुकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप बताइए क्या किया जाए, लाशें सड़ रही हैं। अभी भी कई इलाकों में रसद नहीं पहुंचाई गई है, दवाइयां नहीं पहुंचाई गई है, बच्चों की बीमारी बढ़ रही है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। होम मिनिस्टर तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को इतनी चिंता है कि हर 3 घंटे पे अपडेट ले रहे हैं साहब, और बहुत ही बेचैन है, बहुत ही तकलीफ में है। तो ये होम मिनिस्टर ये बयान देते हैं। मगर होम मिनिस्टर जर खरीदे, प्रधानमंत्री आज मणिपुर में नहीं है, साउथ अफ्रीका में है, या तो हिंदुस्तान में कहीं पे इलेक्शन मीटिंग पे होते हैं या विदेश में होते हैं। खैर साउथ अफ्रीका से तो वो कोई हथियार खरीद नहीं पाएंगे, मगर देखना है कि वहां पर चीन से बात होती है उनकी, नहीं शांति के लिए कुछ होता है कि नहीं होता है, या फिर मुठा के वापस आ जाएंगे। मगर यहां पर क्या हो रहा है, क्या मणिपुर के बारे में पार्लियामेंट में आपने डिस्कशन ठीक से होने नहीं दिया, कुछ कर नहीं रहे हैं। होम मिनिस्टर जैसे आपने कहा हाय भाई बात करके चले जाते हैं। हमको ग्राउंड पे एक्शन देखना है, न्यूज़ में क्या हो रहा है वहां पे ग्राउंड पे देखना है। और आप तो ये दूर की बात है, आपके दिए तले अंधेरा। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस से 1000 कोस नहीं, कुछ ही कोस, यहाँ पे आप आधे घंटे में 15 मिनट में कार से जा सकते हैं। वहां पे 2 चर्चों पर अटैक हो गया है, बाइबल फाड़ी गई है, महिलाओं पर अटैक हुआ है, पादरी की पिटाई हुई है। और आज सुबह पता लग रहा है कि एक केस पादरी पे कर दिया है। जो भाजपा के लोग, जनसंघ के लोग, बजरंग दल के लोग थाने में जाके हाय कर रहे थे, एफआईआर लिखवाने में देर कर रहे थे, जब थानेदार पूरी रात बिठा के रखा प्रीस्ट को, पादरी को, और तब जाके कहीं पे एफआईआर की। आज उसे फिर पादरी के ऊपर ही एफआईआर कर दी। तो ये जो आप सोच सकते हैं कि जब दिल्ली में जहाँ की पुलिस होम मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर में है, चीफ मिनिस्टर के नहीं, गवर्नर के नहीं, होम मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर में, वहां पर ऐसा हो रहा है, तो आप सोचिए कि क्या हालात हो रहे हैं। तो इसमें देखिए चर्च के पर हमला, पादरी की पिटाई और पादरी के खिलाफ ही एफआईआर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई, उसके बाद उसी के घर के लोगों के खिलाफ मुकदमा। इसी तरह से और भी कई जगहों पे हुआ है। ये तो पैटर्न बन गया है, ये तो पैटर्न बन गया है। देखिए मेरे घर पर अगर हमला हो, बाहर से कुछ लोग आए और मुझ पर ही एफआईआर हो जाए, मेरी क्या गलती है? अगर मेरे घर पे कोई आएगा तो सेल्फ डिफेंस का मुझे हक है, इतना सेल्फ डिफेंस का हक है कि मैं उसका कत्ल भी कर सकता हूं अगर मेरे घर पे आकर के हमला कर रहा है। फिर एफआईआर में उसी को फंसाने का क्या? अब इसमें तो कानूनी तौर पर किस तरह से, यानी दोनों तरफ से एफआईआर हो जाए, किसी तरह से दोनों इक्वल पार्टी नजर आने लगे। ये तो इनका हमेशा से ये रहा है कि ये कह दे टारगेटेड हेट और टारगेटेड वायलेंस को, एक तरफा हमले को, कि बराबर की लड़ाई थी, झगड़ा था। ये झगड़ा नहीं था, एक लोग प्रार्थना कर रहे थे आप उन पर आके अटैक करेंगे। यहाँ पे झगड़ा क्या है? आपने आके अटैक किया है, हमलावर आप हैं। आपके ऊपर जितनी भी दफाएं पुरानी संहिता में या पुराने कानून में या नई में जहां पे लग सकती है, आपको हर चीज लगानी चाहिए। अटैक का मतलब है अगर आपने किसी को झापड़ मारा, लाठी मारी और आपका हाल आपने झापड़ की, कपड़े फाड़ने की कोशिश की, चोट में कोई मर नहीं सकता है। देखिए मैं एक बार एक वकील से बात कर रहा था, बहुत ही जिम्मेदार वकील हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैंने खुद किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन इतना बताया कि अगर आपके घर पर हमला हो, आप जवाबी कार्रवाई में उसका कत्ल भी कर सकते हैं हमलावर का, और आप पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये बाकायदा कानून है सेल्फ डिफेंस में।
सेल्फ डिफेंस में अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है और आप उसको मुक्का मारते हैं या आपके हाथ में कोई लाठी है उससे वार करते हैं, या शायद बंदूक भी हो सकती है, गोली मारते हैं, और ये बात साफ है कि इन डाकुओं ने आपके घर पर आके हमला किया था, आपने इनके घर पर जाके नहीं किया था, तो इसमें आपको कोई कसूर नहीं है। तो ये कानून कहता है, सब लोगों को इसे जानने की जरूरत है। देश का कानून, संविधान गुंजाइश देता है, लेकिन इन्होंने इस तरह की एफआईआर, जवाबी एफआईआर करने का, मारपीट करने के बावजूद मजलूम को ही जालिम साबित करने का एक तरीका अपनाया हुआ है। अब मैं एक जो बात करना चाहता हूं आपसे, वो ये कि अभी पाकिस्तान से कुछ एक खबर आई है। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस पर कुछ हमले हुए जो नहीं होने चाहिए थे। कहीं भी किसी भी मजहब के लोगों को इसका इख्तियार नहीं है कि किसी दूसरे के मजहब के लोगों पर हमला करे या कोई जुल्म करे। वहां की कुछ खबर आ रही है आपके, मैंने फेसबुक पेज पर एक वो देखी खबर, तो उसको थोड़ा सा बता दीजिए क्या कुछ है। देखिए, पाकिस्तान में यदा कदा, खासकर पंजाब में, किस्से होते रहते हैं कि किसी को अपने पड़ोसी की जमीन पर कब्जा करना है या उसकी बेटी के ऊपर निगाह है, तो उसको कह देंगे कि इन्होंने हुजूर के खिलाफ कुछ बात कर दी या कुरान पाक को कुछ कर दिया, और जाके या तो उसकी पिटाई कर देंगे या पुलिस के द्वारा उसको पकड़वा लेंगे और फिर उसकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ये वहां पे आदत है, और हिंदुओं के खिलाफ भी, कभी कभी सिखों के खिलाफ भी, और ईसाइयों के खिलाफ ज्यादातर। तो इसका एक किस्सा हुआ, चर्च पे अटैक हुआ, फादर पे और बाकी लोगों पे अटैक हुआ, जो आपने कहा ठीक कहा, नहीं होना चाहता मगर हुआ। उसके बाद जो हुआ उससे हमको खुद भी थोड़ा सा अचंभा हुआ। सरकार ने और पुलिस ने इन लोगों के जो गुंडे थे उनको बचाने के लिए कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि अगर गुस्ताखी किन्हीं से हुई है, ब्लास्फेमी हुई है, कुरान पाक को कुछ किया गया है, तो उसके खिलाफ अलग से किस्सा चलेगा, मगर आपने जो किया है उसका तो भुगताना आपको भरना पड़ेगा। और उन्होंने जितने लोग इसमें गुनहगार थे हर को पकड़ा, और आज की खबर है कि जिनके ऊपर अत्याचार हुआ था उनको कंपनसेशन देना अनाउंस हुआ है। तो ये जो कंपनसेशन की बात आ जाती है, इसका मतलब है सजा जिसको मिलनी चाहिए उसको सजा भी होगी, और जिसका नुकसान हुआ है उसकी नुकसान भरपाई सरकार कराएगी या मुजरिम कराएंगे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे एक तो आपकी पिटाई भी हुई और फिर आके आपका मकान भी तोड़ देंगे बुलडोजर वाले, और मौका लगेगा तो मुकदमा भी आप पे लगा देंगे, ताकि आप तो मुकदमा तो कर ही रहे हैं, आपका मकान भी तोड़ देंगे ताकि आपको जाती आपका नुकसान भी हो, आपका माली नुकसान भी हो, आपकी कमर टूट जाए। तो इसमें अच्छा, सबसे बड़ा सवाल आम आदमी के जहन में यह आता है कि आखिर इस सबसे जान कैसे छूटे, आखिर इन नफरती लोगों से कैसे जान छूटे, क्या हो कि सब सुकून से रह सकें, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर भरोसा कर सके, मोहब्बत के साथ रह सकें, और ये झगड़े, फसाद, हंगामे, नफरत, इससे कैसे जान बच सकती है लोगों की, वो कुछ थोड़ा सा बताइए। आपका एक लंबा तजुर्बा है, क्या कुछ सब मशवरा दें। देखिए, 14 साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में सहाफी बने हुए, तो कुछ तो देखा है। अब दिल्ली में कांड भी होते हैं, बाकी जगह भी होते हैं। मुजफ्फरनगर था, मुजफ्फरपुर था, मुंबई था, गुजरात भी था, और मोदी साहब के राज में ही था, सरदारों की भी हत्या हुई। मगर इन कांडों के बीच में साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल सुकून रहता था, कुछ तो कानून का राज था। अटल बिहारी वाजपेयी के राज को आप कोई अमृतकाल नहीं कह सकते, बहुत वहां पे भी खामियां थी, मगर तब भी जिस तरीके का आज क्या हो रहा है, गुंडापन, सरकारी गुंडापन, बुलडोजर बाबा लोग, वो जब नहीं थे। आज कानून है ही नहीं। जब सरकार कानून को नहीं मानेगी, मुख्यमंत्री कानून को नहीं मानेंगे,
मंत्री कानून को नहीं मानेंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी के खुलेआम गाली देंगे, गोली मारो कह देंगे, तो वहां पे कानून तो फिर जो पैदाइशी गुंडे हैं, जो जिनका काम ही गुंडागर्दी है, उनको तो शायद मिलेगी ना। हमको चाहिए कानून का राज, या कोई भी पार्टी हो, पार्टी से हमारा क्या लेना देना, हमको चाहिए कानून का रास्ता हो, हाकिम कोई भी हो। अगर हमको पता है कि अगर हमने सड़क के ऊपर गाड़ी गलत चलाई तो पकड़े जाएंगे, तो हम अपने आप गाड़ी ठीक चलाएंगे। मगर हम देखेंगे कि कुछ लोग तो गाड़ी उल्टी सड़क पे भी चला रहे हैं और बच रहे हैं, तो हमको पता है कि जाके वो मारेंगे कहीं पर किसी को। अब ये रूल ऑफ लॉ आने के लिए हाकिम की नजर साफ होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी पुलिस भी कहेगी आज क्या हो रहा है, आप देख ही रहे खबरों में क्या आ रहा है। मुसलसल एक अजीब तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं। अच्छा, आप मणिपुर गए थे, उसके बाद में फॉलो अप के तौर पर आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही होंगी। अभी के क्या हालात हैं मणिपुर में? 3 महीने से ज्यादा हो चुके, और मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि मुझे भी पत्रकारिता में तकरीबन 30-35 साल हो गए। इसमें जो हमने महसूस किया वो ये कि एक जमाने में जब फसाद होते थे, जो जैसा कि आपने भी इशारा दिया कि तकरीबन 2-3 दिन 4 दिन चले और फिर उसके बाद रुक गए, लेकिन बीजेपी की सरकार में हमने पहली बार 2001 में गुजरात में देखा, 3 महीने तक चले। अब मणिपुर में 3 महीने से भी ज्यादा हो गए। तो ये तो पूरी तरह से सरकारी स्पॉन्सर्ड फसादात लग रहे हैं और नजर आ रहे हैं। इसमें अब किस तरह से, कैसे, क्या कुछ हो? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकते, ये कह दिया जाता है। ये हमारी यहाँ पुलिस सुनती नहीं, ये भी सामने है। अदालतों में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी अक्सर लोगों को भरोसा नहीं रहा कि कुछ भी फैसला आ जाता है। इसमें जीना कितना मुश्किल हो गया है, इसमें कैसे जिया जाए? फिर मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। साहब देखिए, ये तो 6 महीने तो दूर की बात है, यहाँ पर 3 महीने हो गए हैं। मणिपुर में कई जगह है जहाँ पे अभी तक रसद और दवाइयाँ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से किराए पे लेना पड़ता है वहां पे कुछ जाने के लिए। शर्म की बात है, इस वास्ते वहां पे नहीं जा पा रहे हैं कि दूर नहीं, वो बात नहीं है, हम तो जाने को तैयार है। हम 10 घंटे ट्रैवल करके आइजॉल से आते हैं चोराचांदपुर, तो हमको जाने में दिक्कत नहीं है। मगर वहां पे अगर आप रास्ता रोकेंगे, आपके गुड़ के रास्ता रोकेंगे, रसद नहीं पहुंचाने जाएंगे, रसद को लूटेंगे, तो क्या होगा? तो पहला काम तो है, मैं कितनी बारी कह चुका हूं 3 महीने में, कि वहां की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को आप पहले रोकिए। लोगों को खाना दीजिए, बच्चों को विटामिन दीजिए, महिलाओं को जो चीजें उनको जरूरत होती है वक्त बेवक्त वो आप पहुंचाइए, शांति दीजिए। उसके बाद पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढिए। जब तक आप पॉलिटिकल सोल्यूशन लाशों पर थोड़ी हो सकता है, तो पहले आप ये कीजिए, उसके बाद आप पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात कीजिए। आप ना ये कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर जिसको निकाल देना चाहिए था उसको प्रधानमंत्री शह दे रहे हैं, उसको तो फौरन निकाल देना चाहिए था, बल्कि उसकी राज में हुआ है, उसको तो अरेस्ट करना चाहिए कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अच्छा, आप इंटरनेशनल अफेयर्स को भी बहुत कुछ देखते हैं, मैं भी कुछ चीजें सीखता हूं, काम करता रहता हूं। ये तकरीबन क्या ऐसे हालात बनते जा रहे हैं मणिपुर में, जैसे लंबे अरसे से गजा पट्टी को जो है घेरा हुआ है और वहां रसद नहीं पहुंचने दी जाती, और जहां कहीं से रसद पहुंचती है उससे पॉलिटिकल प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस तरह का क्राइसिस कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, गाजा पट्टी से कैसे इसका मुकाबला कर सकता हूँ? गाजा पट्टी में इसराइल बहुत वायलेंट मगर अलग सरकार है, वो अलग कौम है, अलग देश है। वहां पे एक ही जगह पे 2 देश है, यहूदी सरकार है और पैलेस्टीनियन सरकार है। गाजा पट्टी से इसका मुकाबला नहीं करना है। वहां पे जो हो रहा है बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, उसकी हम भरपूर निंदा करते हैं, भारत सरकार नहीं करती बाय द वे। मगर यहाँ पर तो हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, हमारा देश है, देश के अंदर बात हो रही है। ये कोई बर्मा में या थाईलैंड में या चीन में बात नहीं हो रही है। यही तो मैं कहने मांगता हूँ, यहाँ पर जो हो रहा है
स्टेट सरकार की स्पॉन्सरशिप में और भारतीय सरकार की एक रजामंदी से हो रहा है, और ये देश के लोगों के साथ विश्वासघात है, एक जुर्म है। ये बहुत ही खतरनाक। देखिए, एक ये बहुत बड़ी बात जो आपने कंपेयर किया कि ये एक ही सरकार है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इतने छोटे से स्टेट में बाकायदा कुकी और मैतेई के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर से भी ज्यादा सख्त बॉर्डर। आपने अपने राइटअप में और उसमें पहले भी आपने इंटरव्यू में बताया था कि कई चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर से भी कहीं ज्यादा सख्तियों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसी हालत में लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी, क्या होगा, और उन लोगों का क्या जुर्म है, वो किसी भी मजहब पर हों, उन लोगों का क्या जुर्म है जो अपने घर में रहते हैं और पीसफुल शांति से रहना चाहते हैं। क्या सिर्फ उनका ये जुर्म है कि वो एक धर्म को, एक मजहब को मानते हैं, दूसरे जो अपने तरीके से पूरे मुल्क को देखना चाहते हैं उस मजहब को नहीं मानते? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमें, आपको, सबको बहुत जरूर ढूंढना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर अगर आप कुछ कहना चाहें देश के लोगों को, तो मैं फिर, चूंकि इतना जहन भटका हुआ रहता है, इतनी परेशानियों की खबरें मुसलसल आती हैं। नॉर्मल दिनों में कभी पहले अखबार में कोई एक खबर होती थी बेचैन करने वाली, अब एक ही दिन के अखबार में दसियों खबरें ऐसी होती हैं जो बेचैन करने वाली होती हैं, झंझोड़ने वाली होती हैं। ऐसे वक्त में आप आखिर में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आखिर में ये कहूँगा कि G20 की बात ले लेते हैं। G20 होगा, एक तरीके से मोदी जी अपनी ताजपोशी करवा रहे हैं कि हम विश्व के बहुत बड़े नेता हैं, मगर विश्व में भी और खासकर हिंदुस्तान में कितने मसले हैं लोगों के। मैंने आपको बताया, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर में बड़ी इकोनॉमी ला रहे हैं, उससे जो हिंदुस्तान का तट है, गुजरात से लेके मद्रास तक और फिर कलकत्ता तक, वहां के लोगों पे क्या बीतेगी, किसी ने इसके ऊपर जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। गिग इकोनॉमी है, अमेजोन से हम सामान मंगा लेते हैं, सोचते सब क्या खुशहाली है। उसके अमेजोन में आज हजारों लाखों कह सकते लोग काम कर रहे हैं। उनकी क्या उन पे बीत रही है? 10,850 के ऊपर 10 घंटे में उनको गुलामों की तरह काम करवा रहे हैं, और जगह क्या काम कर रहे हैं। महिलाएं छुट्टी नहीं ले सकती, बच्चा बीमार हो जाए छुट्टी नहीं ले सकते। कई जगह इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बैंक्स क्या कर रहे हैं, अमीरों को लोन दे रहे हैं, गरीबों के ऊपर सिक्का चला रहे हैं। ये जो इश्यूज हैं ये दरकिनारे कर दिए गए हैं। हमेशा इलेक्शन कैंपेन रहता है, उसमें हिंदू खतरे में कहते रहते हैं, उसके अंदर मोदी का आप पढ़ाई करते रहते हो, मगर जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आपकी तनिक नजर नहीं है, किसी मेन इशू के ऊपर नजर नहीं है, और हिंदुस्तान गिरता जा रहा है। आज प्रेस फ्रीडम में कहाँ आ गए हैं आप? बर्मा से थोड़े से ऊपर है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए और आपके लिए जो हम लोग पत्रकार हैं, कि हमारा पेशा किस तरीके से यहाँ पे गुलाम हो गया है, गोदी मीडिया बन गया। और भी कोई आप चीज ले लीजिए, खुशहाली के कोई भी चीज है, सब नीचे जा रही है। यहाँ पर एक सरकार की एक नीयत ये बन गई है, ईज ऑफ बिजनेस कैसे किया जाए, विदेशी कोई आए उसको लूटने में कैसे मदद की जाए। हमारा साहूकार हो, वो लूटना मांगता हो, उसको लूट देने के लिए कैसे उसकी मदद की जाए, ईज ऑफ बिजनेस। ये जो मुद्दे आ गए हैं जहाँ पे इकोनॉमी, इकोनॉमिक पॉलिसी, आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस में आम जनता का, गरीब का, छोटे बच्चे का, हरिजन का, दलित का, ट्राइबल का, कोई माइनॉरिटीज का, कोई उनका वजूद नहीं है। ये तो नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। आने वाला वक्त है, देश के सभी लोगों को एक मौका होगा सोच समझ करके जो भी फैसला लें, लेकिन देश बचे, देश में आपस में, लोगों में, समाज में प्यार मोहब्बत वापस आए। चूंकि वापस मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बहुत नफरत भर दी गई है। कितना मुश्किल है उस शख्स के लिए जिसको अकेले को कहीं भी मॉब लिंच किया जा रहा हो, और कितना वहशीपना है कि उस भीड़ में इकट्ठे होकर के किसी एक आदमी का कत्ल कर दिया जाए। ये दो अलग अलग किस्म के लोग हैं इस देश में। किसके साथ आप, जालिम के साथ रहना चाहते हैं या मजलूम के साथ रहना चाहते हैं, आपको सभी को फैसला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।